दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के पार्ट 2 के बारे में। सेक्शन 27 से सेक्शन 35 27 टू 35 हम यहाँ कवर करेंगे। तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और थर्ड चीज़ जो करेंगे वो डेक्लेरेटरी डिक्रीज के बारे में करेंगे। तो बिल्कुल डायरेक्ट बेयर एक्ट से ही हम पढ़ेंगे सो दैट आपकी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, आप ज़्यादा अच्छे से याद रख सकें और आपको समझना भी इजी रहेगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा। कम इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपने आप पढ़ सकते हो, कोई क्वेरी हुई तो आप हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पर जो होंगी वही एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। बाकी जो सी कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या मैं बोलूँ कि बिल्कुल फॉर्मल चीज़ें हैं वो ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आती इन सेक्शंस के ऊपर। तो डायरेक्ट बेयर से चलते चैप्टर 4 रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 27 इसमें डील करता है। ये ग्राउंड बताएगा आपको, दो ग्राउंड्स बताएगा कि कहाँ पर जो है रेसिजन जो है मांगा जा सकता है, रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगा जा सकता है। तो ये पहला सबसेक्शन बोलता है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट मे सू टू हैव इट रिसाइंड एंड सच रेसिजन मे बी एडजस्ट बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कौन से केसेस में हम मांग सकते हैं कि रेवोकेशन होना चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। पहला है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, कि वॉइडेबल है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, मान लो कोई भी फ्रॉड कुछ भी फोर्स हुआ है तो वॉइडेबल हो जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, या टर्मिनेबल कि प्लेंटिफ उसको ख़त्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो प्लेंटिफ उसके लिए रेसिजन मांग सकता है। या फिर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट एपरेंट ऑन इट्स फेस एंड डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अनलॉफुल है, डायरेक्ट दिख नहीं रहा ऑन द फेस, बट उसके लिए जो ब्लेम है वो ज़्यादा डिफेंडेंट के ऊपर है ना कि प्लेंटिफ के ऊपर। तो सिर्फ दो ही चीज़ों में रेसिजन मांगा जा सकता है जो ग्राउंड बोली है 27 सेक्शन में, वॉइडेबल और अनलॉफुल के लिए। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज आ गया। कहता है कि कुछ भी हम सेक्शन 1 में जो सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा, अगर उनको चीज़ों को भूल भी जाएं तो कोर्ट जो है रिफ्यूज़ कर सकता है रेसिजन। कब? वेयर द प्लेंटिफ हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर बिल्कुल एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जो प्लेंटिफ है उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से मंजूरी दे दी है। अगर मंजूरी दे दी है तो फिर रेसिजन नहीं हो सकता। सेकंड जो है बी क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के ऊपर है कि अब जो है सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, पार्टीज जो है वो अब अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं लौट सकती। रेस्टोरेशन जो है पुरानी पोजीशन पे अब पॉसिबल नहीं है। दोनों तरफ से जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ दोनों पार्टीज जो है कुछ कुछ एफर्ट करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में। अब जब वो एफर्ट हो गया, मान लो दोनों पार्टीज ने ही 20-20% काम कर दिया, अब दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे जाना उनके लिए पॉसिबल जब नहीं हो सकता तो रेसिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, थर्ड जो इसमें क्लॉज है वो है कि थर्ड पार्टीज जो है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था थर्ड पार्टीज ने अब गुड फेथ में राइट्स एक्वायर कर लिए हैं। ठीक है, तो तब भी रेसिजन नहीं हो सकता, रेवोकेशन नहीं हो सकता। एंड द फोर्थ इज कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिसका रेसिजन आप मांग रहे हो वो सिर्फ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और वो पार्ट जो है बाकी कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया जा सकता, सिवरेबल नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है रेसिजन नहीं मांगा जा सकता। तो दो ही ग्राउंड्स पे मांगा जा सकता है, वॉइडेबल एंड अनलॉफुल पे, और 4 ग्राउंड्स हैं यहाँ पर जहाँ पर रेसिजन जो है रिफ्यूज़ कर सकती है कोर्ट, जब तो रेटिफिकेशन हो गई, ठीक है, रेटिफाई कर दिया उसने, या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई, रेस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, थर्ड पार्टी ने राइट्स एक्वायर कर लिए, या फिर जो पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट जिसका रेसिजन मांगा जा रहा है वो बाकी से अलग नहीं हो सकता। राइट, तो इस वे में आपको ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेक्शन 27 की समझनी है। सेक्शन 28 आपको बता रहा है रेसिजन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बिन डिक्रीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 बताता है कि जिन केसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या लीज से रिलेटेड कोई झगड़ा चल रहा था और वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है डिक्री हो गई है, कोर्ट ने बोल दिया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है, वहाँ पर रेसिजन जो है उसका क्या प्रोविज़न होगा। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अगर डिक्री जो है सेल को लेके या लीज को लेके इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो पास हो गई है, जो परचेज़र था जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, या फिर हम बोले लेसी जिसने किराए पे ली थी,
अगर वो पैसे नहीं देता है, डिक्री जब हुई है इसका मतलब है कि कोर्ट ने उसको बोल दिया कि आपको ये पैसे जमा करवाने हैं और ये प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, बट वो पैसे नहीं जमा करवाता है कुछ टाइम पीरियड तक, जो भी कोर्ट ने बोला होगा, तो जो वेंडर था या लेसर था, ठीक है, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि देखिए अब ये काम नहीं कर रहा है जो आपने बोला था, पैसे नहीं जमा करवाए हैं, तो वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की रिसीजन के लिए एप्लीकेशन जो है फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट मे बाय ऑर्डर रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट और ऑल टुगेदर एज द जस्टिस ऑफ द केस मे रिक्वायर। तो अगर वो पैसे नहीं जमा करवाता है तो वेंडर या लेसर की एप्लीकेशन पे कोर्ट जो है उसको जो है रिवोक कर सकता है। सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड अंडर सबसेक्शन 1। अगर मान लीजिए कोर्ट ने सबसेक्शन 1 में कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दिया, तो एक क्लॉज क्या बोलता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, अभी परचेज़र जो है हो सकता है उसने पोजेशन ले लिया हो प्रॉपर्टी का, या लेसी जो था वो प्रॉपर्टी में पोजेशन में बैठा हो, तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म कर दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट बोल सकता है उसको कि आप जो है रिस्टोर कर दो उसकी पोजेशन को वेंडर को वापस, कि आप इसका पैसा आपने जमा नहीं करवाया तो आप ये जो पोजेशन है वापस कर दो। या फिर कोर्ट बोल सकता है, दूसरी चीज़ क्या बोल सकता है कोर्ट, कि मान लो उसने जो परचेज़र था वो पोजेशन है उसके पास, उसने वो आगे किसी को रेंट आउट कर दी वो परमिसेस, तो उसका किराया लिया होगा, तो कोर्ट उसको कह सकता है कि आपने जो भी इसकी पेमेंट ली है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट या रेंट कोई भी लिया हुआ है, तो आप पोजेशन के साथ साथ उसको वो रेंट या जो भी प्रॉफिट आपने लिया है जब तक आप रिस्टोर नहीं कर देते तब तक वो आपको देना होगा उसको, जो उसका मालिक है, वेंडर है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ क्या बोली है इसमें सबसेक्शन 3 में, कि मान लीजिए वो पैसे दे देता है, इफ़ द परचेज़र और लेसी पेज द परचेज मनी, या फिर जो भी पैसा कोर्ट ने बोला था सबसेक्शन 1 में वो दे देता है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है आपने पैसा दे दिया तो अब आपके नाम हो जाएंगी चीज़ें, तो ये बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय द वेंडर और लेसर, डिलीवरी ऑफ पोजेशन मिल जाएगी उसको। ठीक है, कोई भी अगर पार्ट पोजेशन रह गया या सेपरेट पोजेशन कुछ भी रह गया तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट के अगेंस्ट उसको उसका राइट्स मिल जाएंगे। सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि कोई भी सेपरेट सूट नहीं डाल सकता। ठीक है, अगर एक केस में डिक्री पास हो गई है तो उसी केस में एप्लीकेशन के थ्रू ही रेसिजन वगैरह हो सकता है, कोई भी परचेज़र, वेंडर, लेसर, लेसी कोई भी सेपरेट सूट नहीं डाल सकता, और जो भी कॉस्ट होगी वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी। सबसेक्शन 5 बोलता है कोई भी कॉस्ट अगर लगानी है कोर्ट को, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है कि कितनी कॉस्ट जो है उस प्रोसीडिंग्स की कोर्ट को डिटरमिन करनी है। राइट, तो इसमें साफ तौर पे बोला है कि कोई भी सेपरेट सूट नहीं होगा, जो डिक्री पास हुई थी उसी में एप्लीकेशन लग जाएगी कि मेरा पैसा नहीं दिया तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करो, अगर पैसा दे देता है तो जो भी उसकी एग्जीक्यूशन कन्वेंस डीड वगैरह है वो उसमें बन जाएगी। तो ये सेक्शन 28 है। सेक्शन 29 जो है, 29 में है ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एक ऑल्टरनेटिव प्रेयर भी दे सकता है प्लेंटिफ जो है, और उसमें बोला जा सकता है कि रिसीजन जो है कर दो। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, देखिए, द प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे प्रे इन द ऑल्टरनेटिव दैट इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, मान लीजिए स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं मिलती है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ का है ऑल्टरनेटिव प्रेयर के बारे में। और सेक्शन 30 क्या है, कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइंडिंग टू डू इक्विटी। मतलब क्या है कि जो भी बेनिफिट एक दूसरी पार्टी ने लिए हैं उनको रिस्टोर कर दो, ठीक है, सो दैट इक्विटी विल प्रिवेल। ये ना हो कि किसी के साथ इनजस्टिस हो, जिसने जो बेनिफिट लिया है उस तरह से उसको प्रॉपर्टी को या उसको जो भी बेनिफिट हैं उसको रिस्टोर कर दिया जाए, सो दैट किसी को ये ना लगे कि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो सेक्शन 30 ये बता रहा है आपको। इसके बाद आ रहा है हमारा चैप्टर 5, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, देखिए कैंसिलेशन भी और रिसीजन भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही है। कैंसिलेशन में अब अलग ग्राउंड्स दी हुई हैं, रिसीजन में अलग ग्राउंड्स दी हुई हैं। तो रिसीजन हमने पढ़ा, अब कैंसिलेशन की बारी है चैप्टर नंबर 5 में। सेक्शन 31 क्या बोलता है, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर, कैंसिल कब हो सकता है। कैंसिल जो है दो चीज़ों में होगा, या तो जो एग्रीमेंट था वॉइड है या वॉइडेबल है। और अगर पार्टी को लगता है, उस पर्सन को लगता है रीजनेबल एप्रीहेंशन कि अगर वो कैंसिल ना हुआ डॉक्यूमेंट
तो उसको सीरियस इंजरी हो सकती है उससे, ठीक है, तो वो कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको कैंसिल करके दे सकता है कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है, जैसे अनलॉफुल होते हैं जो उनसे भी, ठीक है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि कौन से एग्रीमेंट एक तरह से वॉइड है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अगर स्टैंड रहता है तो वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो कोर्ट में वो जा सकता है और उसको कैंसिल करवा सकता है। सेक्शन 31 ये बता रहा है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रजिस्टर्ड भी हो जाता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो जो डिक्री आएगी कैंसिलेशन की, वो वहाँ पर जो भी ऑफिसर होंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहाँ पर डिक्री चली जाएगी उसकी एक कॉपी, और वो अपने बुक्स में मेंटेन कर लेंगे कि हाँ ये अब जो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हुआ था अब ये कैंसिल कर दिया, कोर्ट में रिकॉर्ड में रखा जाएगा। सेक्शन 32 क्या बोलता है कि अगर व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शली कैंसल्ड, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई एविडेंस इस तरह से है कि डिफरेंट राइट्स बनते हैं, डिफरेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो कोर्ट जो है उसको पार्टली भी कैंसिल कर सकता है एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेसिड्यू। मींस जो पार्ट लगता है कि कैंसिल होना चाहिए वो कैंसिल हो जाएगा, और जो पार्ट लगता है कोर्ट को कि ये रहना चाहिए उसको वो स्टैंड ऐसे ही रखेंगे। मतलब क्या है कि पार्टली या पार्शली जो है कैंसिलेशन हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पार्शल कैंसिलेशन हो सकती है, तो यस हो सकती है, ठीक है। सेक्शन 33 में क्या है, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड। देखिए हमेशा कोर्ट की ये एक टेंडेंसी रहती है, माइंडसेट रहता है कि कोई भी बेनिफिट अगर किसी भी पार्टी ने लिया है एग्रीमेंट के अंदर तो उसको रिस्टोर कर दिया जाए, अगर एग्रीमेंट आपने नहीं करना पूरा या फिर एग्रीमेंट वॉइड है, कैंसिल करना है, और कोई अगर कंपनसेशन बनती है तो कंपनसेशन दे दी जाए, हमेशा ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 33 में क्या है, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल, ठीक है, कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये कैंसिल होगा तो सारी की सारे बेनिफिट रिस्टोर करने हैं, कंपनसेशन देनी है। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है इसमें कि आप जो है रेस्टोरेशन और कंपनसेशन दोनों दे सकते हैं। ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मे रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू रिस्टोर, जितना हो सकता है जो भी बेनिफिट लिया है आप रिस्टोर करो और कंपनसेशन दे दो दूसरी पार्टी को एज पर द लॉ, जस्टिस के हिसाब से आप उसको रिस्टोर और कंपनसेशन दे दो अगर आपने कैंसिल करवाना है। सेकंड सबसेक्शन अब डिफेंडेंट के लिए है, वो प्लेंटिफ के लिए था कि प्लेंटिफ गया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कैंसिल कर दो, तो रिस्टोर कर दे, वो कंपनसेशन दे दे, कर सकता है कोर्ट। ये डिफेंडेंट के लिए है कि वेयर अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रजिस्ट्स एनी सूट ऑन द ग्राउंड, डिफेंडेंट अब उस सूट को रजिस्ट कर रहा है सक्सेसफुली, मीन्स वो सक्सेसफुली उसको एक तरह से कह रहा है कि नहीं जो प्लेंटिफ ने कहा वो गलत है। तो ए में क्या बोला इसने, ए क्लॉज में, that the instrument sought to be enforced against him in the suit is voidable। वो ये क्या कहता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो voidable है, अगर ये डिफेंडेंट बोलता है, ठीक है, तो कोर्ट जो है उसको कंपनसेशन के लिए भी बोल सकती है, रिस्टोर कर दे और कंपनसेशन दे दे, ठीक है। तो कोर्ट डिफेंडेंट को भी बोल सकता है कि आपको लगता है voidable है, ठीक है, आप रिस्टोर कर दो जो भी बेनिफिट आपने लिए और कंपनसेशन दे दो, कोर्ट जो है उसको कैंसिल कर सकती है। बी क्लॉज में क्या है कि दैट द एग्रीमेंट सॉट टू बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइड, अगर वो वॉइड है, पहला देखिए वॉइडेबल था, यहाँ पर अगर वॉइड है क्योंकि वो सेक्शन 11 के अंडर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिफेंडेंट, तो वॉइड हो गया, तो कोर्ट उसको बोल सकती है कि आप दूसरी पार्टी को रिस्टोर कर दो जो भी आपने बेनिफिट लिया है और उससे जो भी आपका जितना भी स्टेट का बेनिफिट हुआ है सारा कुछ आप इसको रिस्टोर कर दो, तो वहाँ पर भी कोर्ट जो है रिस्टोरेशन के लिए बोल दे सकती है। तो हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा प्लेंटिफ के लिए और सबसेक्शन 2 है डिफेंडेंट के लिए। ए क्लॉज में वॉइडेबल एग्रीमेंट और बी क्लॉज में वॉइड एग्रीमेंट, अगर ऐसा है तो रिस्टोरेशन के साथ आप कंपनसेशन दे सकते हैं उसमें। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6, लास्ट चैप्टर है हमारा और 2 सेक्शन है इसमें, डेक्लेरेटरी डिक्रीज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 बहुत बार आपने सुना होगा डेक्लेरेटरी सूट्स है, तो डेक्लेरेटरी सूट्स क्या होते हैं, वो होते हैं डेक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट।
ठीक है। मान लीजिए किसी का एक घर था, किसी और पर्सन ने वो कब्ज़ा कर लिया। अब वो जो पहले वाला पर्सन था जिसका वो एक्चुअली में है, तो वो सूट फॉर डेक्लेरेशन फाइल कर सकता है। वो कोर्ट में एक तरह से डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर रहा है कि ये मेरे राइट को एक्नॉलेज कर दे कोर्ट, क्योंकि वो बोलेगा कि मेरा घर है, जिसने कब्ज़ा किया हुआ है वो बोलेगा मेरा घर है। दोनों में लड़ाई होगी, कोर्ट में चले गए, तो जिसका एक्चुअली में है, कोर्ट को अगर एविडेंस मिल गया तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि हाँ ये घर आपका है, सिर्फ डेक्लेरेशन। तो सेक्शन 34 क्या बोलता है, एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी लीगल करेक्टर के लिए एंटाइटलमेंट है उसका या किसी प्रॉपर्टी में उसका राइट है, वो एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो डिनाई कर रहा है उसको। वो जो डिनाई कर रहा है कि ये घर तेरा नहीं है, उसके अगेंस्ट वो सूट फाइल कर सकता है, अपना टाइटल बता सकता है, अपना करेक्टर, अपना राइट बता सकता है। एंड कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन मेक देयर इन अ डेक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर फर्दर रिलीफ। ठीक है, सिर्फ प्लेंटिफ जो है सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि मेरे को सिर्फ डेक्लेरेशन मिल जाए कि मेरी एंटाइटलमेंट है इस करेक्टर के लिए या इस राइट के लिए। प्रोवाइजो क्या है, नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डेक्लेरेशन where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title। कहते हैं कि कोई भी कोर्ट डेक्लेरेशन नहीं देगी अगर प्लेंटिफ जो है और चीज़ें मांग सकता था बट नहीं मांग रहा है, उस केस में कोर्ट जो है डेक्लेरेशन नहीं देगी। ठीक है, अगर और भी चीज़ें मांग रहा है तो कोर्ट डेक्लेरेशन दे सकती है, इसका मतलब ये हुआ। राइट, तो डेक्लेरेटरी सूट्स आपको पूछा जाएगा सेक्शन 34, डायरेक्ट इसमें प्रोविजन आपको मेंशन किया है। सेक्शन 35 जो है इफेक्ट ऑफ डेक्लेरेशन है। इफेक्ट ऑफ डेक्लेरेशन में क्या है, द डेक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट। ये याद रखना है कि जो भी उसमें सूट में पार्टीज है सिर्फ वहीं तक, उन्हीं पार्टीज के ऊपर जो ये डेक्लेरेशन है ये बाइंडिंग होगा। पर्सनस क्लेमिंग थ्रू देम मीन्स उन्हीं के थ्रू जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज, ठीक है, सच पार्टीज वुड बी द ट्रस्टी। तो जो भी ट्रस्टीज होंगे उस पार्टी के, उनसे थ्रू क्लेम करेंगे, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये डेक्लेरेशन जो है बाइंडिंग होगा, औरों पे नहीं होगा। राइट, तो ये डेक्लेरेशन में सेक्शन 35 में बताया गया है। इसी के साथ हमारा जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो रहा है। आपको सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर, जितने भी हमारे वीडियोस हैं। पार्ट 3 हम पार्ट 1 के साथ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी। कोई भी अगर आपको डाउट आता है किसी भी तरह की, आप तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो सकेगी हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।